जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका लक्ष्य 75 डेज के 15 क्वेश्चन के सीरीज में। आज हम लोग फिर से साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, और अगर आपको कोई त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से। क्वेश्चन है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरण आरेख, दो किरणों के नामांकित चित्र खींचे। कह रहा है कि मतलब कि एक ऐसे समझते हैं, इसका कहने का मतलब है कि एक कांच का सिल्ली लीजिए आप। ठीक, आप क्या कीजिए, कांच का सिल्ली लीजिए। उसके बाद इसमें दो किरण आरेख, दो किरण को इसमें लीजिए। ठीक, एक किरण नहीं बल्कि कितने किरण, दो किरण को क्या कर रहा है, बोल रहा है ये दो किरण को आप लीजिए और इसमें क्या करें, किरण आरेख दर्शाए, नामांकित कैसे। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हमारा, तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण, चलिए उसी स्लाइड पे समझते हैं। ठीक, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक आ रहा है, और ये अभिलंब हमारा हो जाता है, तो यहाँ क्या आपतन कोण बनेगा, यहाँ अपवर्तन कोण आर बनेगा। ठीक, ये हमारा अपवर्तन कोण ही है, या अपवर्तन कोण ही है, क्योंकि आ रहा है किरण तो यहाँ अपवर्तन कोण। लेकिन यहाँ क्या हमारा दोस्त, हम कह सकते हैं कि यहाँ निर्गत कोण बन रहा है क्या, इसलिए हम लोग इसको ओ मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको निर्गत किरण। देखिए निर्गत किरण किसको कहते हैं, जब प्रकाश एक बार अपवर्तित होकर, क्या अपवर्तित, अगर यही अपवर्तित किरण इस माध्यम से बाहर चला जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण। तो ये निर्गत किरण हो गया। ठीक, उसी तरह इसमें भी बन जाएगा क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, अपवर्तित किरण। और ये हमारा क्या होगा, निर्गत किरण। उसमें भी क्या करेंगे, यहाँ आई दर्शा देंगे, यहाँ आर दर्शा देंगे। ठीक, फिर यहाँ आई और यहाँ आर दर्शा देंगे, इसको हम लोग क्या कह देंगे, निर्गत किरण कह देंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इधर। चलिए, तो हमारा वही, ये देखिए ये प्रकाश की किरण आ रहा है, ये इस माध्यम है, ये माध्यम से बात है, ये हमारा क्या गया, निर्गत किरण है। ये अपवर्तित किरण, और ये क्या गया, आपतित किरण। यहाँ कौन आई बन रहा है, यहाँ कौन आर, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक, तो दोनों, और ये क्या गया, टोटल हमारा क्या है, एबीसीडी कह सकते हैं। एबीसीडी कांच की हमारा क्या हो जाएगा, सिल्ली हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक कह सकते हैं, ये मीडियम 1 है, माध्यम 1, और ये हमारा माध्यम 2 कह सकते हैं। फिर से ये हवा ही आ जाता है, तो इसलिए हम लोग इधर क्या मान लेंगे, माध्यम 1 ही मानेंगे। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या क्या नियम है, ये पूछ रहा है कि आप इसके नियमों को लिखें। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं। चलिए, तो पहले समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, वह अपने वास्तविक पथ से क्या होती है, मुड़ जाती है, और तथा उसका वेग में परिवर्तन आ जाता है। चलिए इस तरह समझते हैं। मान लिया जाए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक, मान लेते हैं ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल, एक मिनट, मान लेते हैं ये विरल माध्यम है। ठीक, और ये क्या हमारा, ये सघन माध्यम है। ठीक, अब देखिए जब प्रकाश की किरण ऐसे इस पे आपतित होगा, ठीक आपतित होगा, ये इसमें क्या होगा, इस टाइप से हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ प्रकाश की क्या हो गया, ये आपतित कह सकते हैं, आपतित, और ये क्या हो गया, अपवर्तित। क्या हो गया, ये अपवर्तित हो गया। तो हमको पता है कि अपने आप क्या आ जाएगा, एक अभिलंब आ जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा, और हमारा ये कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए अब समझते, हम बताएं इसका क्या होता है, पथ क्या होना चाहिए, इसका पथ ये होना था,
इसका पथ ये होना था, लेकिन क्या हो गया, ये पथ हो गया। और क्या आता है दोस्तों, ये अपने वास्तविक पथ से तो मुड़ता है, इसके स्पीड मतलब कहते हैं इसके वेग में भी क्या आता है, कमी आ जाती है। ठीक, चलिए इसको इस तरह समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बालू वगैरह समझते हैं ना, बालू आगे में है या रोड पे भी बालू अगर रखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, स्पीड में जाते हैं तो क्या आते हैं, तो हम लोग जब बालू पे साइकिल लेके चढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा तो पहले स्पीड कम होता है, और हम जब हमारा हैंडल ऐसे ऐसे होता है और हम क्या करते हैं, आगे ऐसे हो जाता है और पीछे वाला इधर मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप इसको इमेजिन कर पाए होंगे, क्योंकि ये अक्सर होता है और हम लोग बचपन में जान जान के ऐसे करते हैं, स्पीड में चलाते हुए जाते हैं, बालू में घुसा देते हैं, बालू में घुसाते हैं तो साइकिल का हैंडल इधर हो गया, पीछे वाला इधर हो जाता है, तो और हमारा क्या वेग भी कम हो जाता है। तो उसी तरह का क्या है, अपवर्तन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो इसके वेग में भी कमी आ जाता है, और क्या होता है, ये इसका दिशा भी बदल जाता है। कह सकते हैं वेग परिवर्तन पहला हो गया, और दूसरा कह सकते हैं क्या होता है, दूसरा कह सकते हैं दिशा परिवर्तन। ठीक, दिशा परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए स्लाइड पे देखें। चलिए ठीक, तो कहता अपवर्तन, कहता जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग तथा पथ में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम लोग इस चीज को भी स्लाइड पे पीछे देख के आए। चलिए, कहता अपवर्तन के नियम। ठीक, चलिए चलो अब देखिए क्या है दोस्तों, पूछता अपवर्तन का नियम क्या है। तो हम लोग जानते हैं जिस तरह परावर्तन का क्या होता है, मुख्यतः दो नियम होता है, उसी तरह क्या होता है, अपवर्तन का भी मुख्यतः दो नियम होते हैं। ठीक, दो नियम होते हैं। तो पहला हो गया कि ये आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, और क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा क्या, तथा तथा अभिलंब। ठीक, तथा अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम के एक ही सतह पे क्या होते हैं, ये मिलते हैं। क्या करते हैं, ये मिलते हैं, मतलब स्थित होते हैं, कह सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, आपतन कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए स्लाइड पे देखिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ऐसा नहीं होगा, हम लोग इसको इस तरह देखते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, साइन आई और क्या आ जाएगा बटे साइन आर, मतलब आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक कोई मान लेते हैं नियतांक होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए तो यहां से देखें। ठीक, तो अपवर्तन के नियम से क्या, मुख्यतः दो नियम है। पहला क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा हमारा आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर क्या होते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, नियतांक। नियतांक, ठीक है दोस्तों। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक, क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो थोड़ा हम लोग इस तरह इसको समझें कि अभिसारी है क्या। अभिसारी का मतलब क्या होता है, तो देखिए अभिसारी का मतलब होता है, अभिसारी का मतलब होता है, हम लोग पढ़े हैं अभिसारी किरण पुंज, हम लोग पढ़े हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरण आके, अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरण आके क्या हो, एक बिंदु पर जब मिलता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब पूछ रहा है ये कि हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। चलिए तो समझते हैं इसको। मान लिया जाए कि हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया,
उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रधानक, और ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, प्रकाशिक किरण। जब प्रकाश की किरण इस पे आएगा, समांतर आएगा, आप लोग को पता है कि इसे लौट जाएगा। ठीक ठीक, ये लौट गया इधर। ठीक, ये हो गया, तरह लौट जाएगा इधर, ये इधर ही जाएगा। ठीक, तो क्या होगा? लेकिन कुछ प्रकाश की किरण छिटक के कहाँ जाएगा? इसके फोकस पे जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? इसके फोकस पे जाएगा कुछ प्रकाश की किरण छिटक के। इसीलिए देखिए, जिस तरह क्या करा, अभिसारी किरण पुंज में सारे दिशाओं से आके प्रकाश किरण एक बिंदु पे मिल रहा है, उसी तरह सारे दिशाओं से आके क्या यहाँ एक बिंदु पे मिल रहा है। इसी लक्षण के कारण हम लोग क्या करते हैं इसको, इसी इसी लक्षण के कारण हम लोग क्या कहते हैं इसको? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि उस पर क्या होता है? आपतित समांतर, ये हो गया आपतित समांतर किरण पुंज परावर्तन के बाद अभिसारी किरण पुंज में बदल जाता है। देखिए, अभिसारी किरण पुंज में बदल गया दोस्तों। चलिए, इसको कॉन्सेप्ट एक और समझते हैं। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि गधा है तुम, ये तो गधा जैसे कहा करता है। इसका मतलब क्या होता है? उसमें कुछ ना कुछ हमको गधा का लक्षण दिख जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं कि गधा है या गधा जैसे कर रहा है। उसी तरह क्या है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करें? अभिसारी लेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिसारी लेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है, ये प्रकाश के साथ कुछ काम करके कैसा लक्षण प्रदर्शित कर देता है? अभिसारी के जैसा। किसे करता है? अभिसारी किरण पुंज के जैसा अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है, ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों। ठीक, तो समझ, चलिए इसको समझ लें शॉर्ट में थोड़ा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उस पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद क्या होता है? अपसारी किरण पुंज में। हम लोग जानते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है? एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होगा? ये आगे की ओर अगर फैलती चली जाती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, उसी तरह क्या होता है? ये जब प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा है, ठीक, ये प्रकाश की किरण आ रहा है, तो ये तो ऐसे छिटक के क्या हो गया? चल गया। ठीक, फिर ये आया, फिर भी ये छिटक के क्या हो गया? चल गया। ठीक, फिर ये आया, फिर ये छिटक के इधर चल गया, फिर ये आया, ठीक, फिर ये छिटक के इधर चल गया। ठीक, लेकिन क्या होता है? हाँ, तो ये तो क्या हो गया? अनेक दिशाओं में, मतलब आगे की ओर फैलता चला गया। लेकिन कुछ प्रकाश ये होता है छिटक के यहाँ आ जाता है। ये तो प्रकाश का क्या अपना गुण है, मतलब लेंस का। ठीक, देखिए, तो ये क्या होगा? आगे की ओर फैलती चल गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जो आगे की ओर क्या हो? फैलती चले जाए। ठीक, एक बिंदु स्रोत से निकलकर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो ये क्या कर रहा है? ये जो हमारा अवतल लेंस है, क्या है? अवतल लेंस है, किसका गुण प्रदर्शित कर रहा है? जो हमारा अवतल लेंस है, किसका गुण प्रदर्शित कर रहा है? अपसारी किरण पुंज का कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दिए? अपसारी दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपसारी लेंस कह दिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? क्या पूछ रहा? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्व विस्थापन लिख देते हैं। पार्श्व विस्थापन बोलिए, पार्श्विक विस्थापन। ठीक, दोनों बात ही। ठीक, देखिए क्या आता है? कहता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, किसको हम लोग दोस्तों? लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व विस्थापन कहते हैं। देखिए क्या आता है? हम लोग जानते हैं कि ये आपतित किरण है, और यहाँ क्या जगह? ये अपवर्तित किरण, और ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या कहलाएगा? निर्गत किरण। क्या कहलाएगा? निर्गत किरण। ठीक है दोस्तों। ठीक, क्या कह रहा है? आपतित किरण। ये देखिए, आपतित किरण का मूल दिशा क्या है? मूल दिशा ये है हमारा, मूल दिशा ये हो जाता है आपतित किरण का। ठीक, क्या होता है? मूल दिशा हम लोगों का ये हो जाता है।
लेकिन क्या होता है ये इधर से जाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि निर्गत किरण। यहाँ क्या होता है निर्गत किरण। हम लोग जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश करता है, पुनः वह उस माध्यम से निकलकर उसी माध्यम में आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी किरण को हम लोग निर्गत किरण कहने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ निर्गत किरण ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपतित किरण ही हो गया। आपतित किरण का ये दिशा एक तरह से आपतित किरण मानते हैं। दोनों के बीच का जो ये दूरी होगा, ये जो डिफरेंस है, यही क्या हमारा पार्श्विक विस्थापन है। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखें। अब देखिए दोस्तों, अब बायोलॉजी का सवाल आ गया। कहता है बाह्य शोषण क्या है। क्या कह रहा है, बाह्य शोषण क्या है। तो देखिए दोस्तों, बाह्य शोषण के बारे में बता दें कि हम लोग जब वातावरण से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के फेफड़ा में लेके जाते हैं, और फेफड़ा में क्या होता है, एल्वियली में हम लोगों का क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य चीजों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन वो लेता है एल्वियली, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इसको क्या करता है, फिर दे देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन पुनः फिर ग्रहण करते हैं। ठीक, अब देखिए, तो इससे क्या होता है, इतना दूर तक का जो हम लोगों का शोषण होता है ना, कि हम वातावरण से ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को लिए और फेफड़ा तक लेके गए, फिर फेफड़ा से बाहर हुआ, तो ये जो हमारा क्या होता है शोषण की प्रक्रिया, ये इसको हम लोग बाह्य शोषण कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य शोषण। अब जो क्या होता है कि फेफड़ा से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जब जाएगा, कोशिकाओं में जब इसका यूज हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, आंतरिक शोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि बाह्य शोषण क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो कहता है बाहरी वातावरण तथा फेफड़ा के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, बाह्य शोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक, कि हम लोग जब क्या करते हैं, सिर्फ वातावरण से जब ऑक्सीजन को लेके फेफड़ा तक पहुंचाते हैं, फिर फेफड़ा से जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके छोड़ते हैं, ये इतना दूर तक का शोषण हम लोग का क्या कहलाता है, बाह्य शोषण कहलाता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर दें। ठीक, क्या कर रहा है, श्वसन और दहन में दो अंतर। तो कर रहे हैं श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर। चलिए, हम लोग जानते हैं कि श्वसन जो होता है वो कोशिकीय स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है दोस्तों, कोशिकीय स्तर। क्या होता है, कोशिकीय स्तर पे श्वसन जो हम लोग करते हैं वो कोशिका स्तर पे होता है, मतलब कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये कह सकते हैं। और दूसरा है दहन, तो कह सकते हैं दहन बाह्य वातावरण में होता है। क्या होता है दोस्तों, ये जो है दहन का प्रक्रिया, ये क्या होता है, बाह्य वातावरण में। तो हम लोग खुले जगह पे नहीं जलाते, तो ये बाह्य वातावरण में क्रिया होती है। दूसरा है, यह एक जैव स्तर पर क्रिया होती है। जो हम लोग श्वसन लेते हैं एक जैविक क्रिया है, ये जीवों में होने वाली क्रिया है, कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है। ठीक ठीक, और दूसरा क्या है, दहन। तो दहन कहते हैं हाँ, ये नियंत्रित जैविक क्रिया, यह अनियंत्रित और अजैविक प्रक्रिया है। क्या ये एक अनियंत्रित और अजैविक प्रक्रिया, मतलब कहीं भी हम जला सकते हैं, और क्या हो सकता है, दूसरा अनियंत्रित है, आग को नियंत्रित नहीं कर सकते। वो एक अलग बात है कि हम लोग घर में जब चूल्हा जलाते हैं तो वहां वो एक छोटा सा पैमाना हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ऐसे तो दो ही पूछा लेकिन हम लोग तीन लेके चलेंगे। कहता इनमें ताप निश्चित, मतलब निश्चित सीमा तक होता है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, मतलब श्वसन की प्रक्रिया होता है, तो इससे भी ऐसे भाप निकलता है, ताप निकलता है। इसे हम लोग ठंडी का टाइम आ गया, इसे देखेंगे तो क्या होगा, गर्म हवा निकलता है, तो वो एक निश्चित सीमा तक निकलता है। लेकिन क्या है, इसमें दहन में ऐसा नहीं होता, इसमें अनिश्चित है। क्या, ताप का सीमा क्या अनिश्चित है, ढेर सारा ताप निकलता है, हम लोग जल भी सकते हैं। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को तो कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक, ये हम इसीलिए मिटा रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तो कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखें। ठीक, किण्वन हम लोग जानते हैं कि किण्वन एक तरह से एक जैविक क्रिया हो जाता है। क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया, मतलब कह सकते हैं कि जीवों का भी इसमें योगदान होता है और रसायन का भी योगदान, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको जैविक रासायन प्रक्रिया, और ये सूक्ष्म स्तर पर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कहता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या, एक जैव रासायनिक क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या करते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ देते हैं। ठीक, चलिए अब कहता है समीकरण, तो हम लोग जानते हैं C6H12O6 जो है हमारा क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये अनॉक्सी श्वसन में, यीस्ट में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है इसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और यीस्ट में इसको क्या करता है, इथाइल एल्कोहल और क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, मतलब एटीपी में क्या करता है, इसको
तोड़ देता है, एक जटिल चीज को देखिए 3 छोटे छोटे चीजों में तोड़ दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है फिर से कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इसके कुछ जीवों के नाम लिखे। इसे तो ये भी 2 नंबर का ही सवाल है, ठीक है दोस्तों, तो 2 या 3 हम लोग एग्जाम्पल अंतर लिख देंगे चलेगा। चलिए, तो वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक, ये वायवीय श्वसन हो गया, ये अवायवीय श्वसन। पहला है कि वायवीय श्वसन श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, पहला हो गया कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन रहेगा तभी वायवीय श्वसन होगा, ठीक, अन्यथा वहां नहीं होगा। लेकिन अवायवीय श्वसन क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। ठीक, इसलिए हम लोग इसको अवायवीय श्वसन ही कहते हैं। चलिए, दूसरा है इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज पूर्णतः टूट जाता है। क्या होता है, अलग अलग चीजों में बट जाता है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अंशतः या आंशिक विखंडन होता है, मतलब आधा टूटता है, कुछ भागों में टूटता है और कुछ बच जाता कह सकते हैं। ठीक, पूर्णतः जो टूट जाता है उसको पूर्ण, ये हो गया वायवीय श्वसन में पूर्णतः विखंडन होता है, लेकिन अनॉक्सिक श्वसन में कह सकते हैं अधकचरा टूटता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ठीक है दोस्तों, तो वायवीय श्वसन जो हम लोगों का होता है वो क्या होता है, उसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड